नमस्कार। आज बात होगी उस महान कवि की जिन्हें भारत का पहला राष्ट्र कवि होने का गौरव मिला। एक ऐसा नाम जिनकी कविताओं ने आज़ादी की लड़ाई में एक नई ही जान फूंक दी थी। मैथिली शरण गुप्त। उन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास भी कहा जाता था। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं है। ये उनके साहित्यिक कद और हिंदी साहित्य पर उनके जबरदस्त प्रभाव को दिखाती है। तो चलिए उनकी इस पूरी शानदार यात्रा को ना 5 हिस्सों में समझते हैं, उनके उदय से लेकर उस विरासत तक जो वो हमारे लिए छोड़ गए। तो पहला पड़ाव है उनकी शुरुआत। सवाल यह है कि झांसी के एक छोटे से गांव का कोई लड़का हिंदी साहित्य का इतना बड़ा सितारा आखिर बना कैसे। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 1886 में जन्म और सिर्फ 12 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया, और फिर 1905 में उनकी पहली कविता सरस्वती जैसी बड़ी पत्रिका में छपी। मतलब उस जमाने में ये किसी भी लेखक के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सपना हुआ करता था। अच्छा, अब आते हैं उस सफर पर जिसने उन्हें एक कवि से राष्ट्र कवि बना दिया। और इस पूरी कहानी में ना एक गुरु और एक कालजयी कविता का बहुत बड़ा रोल था। उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिलना। द्विवेदी जी को उस दौर का लिटरेरी गॉडफादर माना जाता था, और बस उनकी एक सलाह ने गुप्त जी की पूरी राइटिंग का स्टाइल ही बदल दिया। ये जो बदलाव था ना, ये कमाल का था। पहले वो रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में लिखा करते थे, लेकिन द्विवेदी जी के कहने पर उन्होंने खड़ी बोली को अपनाया, और यही वो फैसला था जिसने उन्हें आम जनता का कवि बना दिया और हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। और फिर आई भारत भारती। इस एक रचना ने पूरे देश में देशभक्ति और अपनेपन की ऐसी लहर दौड़ा दी कि खुद महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दे दिया। सोचिए, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता था किसी कवि के लिए। तो अब जरा उनके विशाल साहित्यिक संसार में गोता लगाते हैं। उन्होंने कितना कुछ लिखा और किस किस तरह का लिखा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। एक अंदाजा लगाइए, उन्होंने कुल कितने खंड काव्य लिखे होंगे? 19। जी हां, सिर्फ खंड काव्यों की ही गिनती 19 है। ये दिखाता है कि उनकी कलम कभी रुकती ही नहीं थी। उनके काम की एक झलक देखिए। एक तरफ साकेत और यशोधरा जैसे महाकाव्य हैं, तो दूसरी तरफ जयद्रथ वध और भारत भारती जैसे जबरदस्त खंड काव्य। इतना ही नहीं, नाटक भी लिखे और बंगाली फारसी से कमाल के अनुवाद भी किए। मतलब उनकी रेंज सच में कमाल की थी। और सबसे खास बात यह थी कि उनकी कलम ने हमेशा उन किरदारों को आवाज दी जिन्हें इतिहास में अक्सर भुला दिया जाता है, चाहे वो बुद्ध की पत्नी यशोधरा हो या चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया। और ये तो देखिए कितना अनोखा है कि उन्होंने कार्ल मार्क्स की बेटी जेनी पर भी जेनी नाम की एक रचना की। ये उनकी सोच के खुलेपन को दिखाता है। तो जाहिर सी बात है, इतने महान लेखक को सम्मान तो मिलना ही था। तो चलिए देखते हैं गुप्त जी को क्या क्या सम्मान मिले और बड़े बड़े आलोचकों ने उनके बारे में क्या कहा। ये सिर्फ अवार्ड्स की लिस्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि पूरे साहित्यिक जगत ने उनके काम को सिर आंखों पर रखा। खास तौर पर 1935 में साकेत के लिए मिला पुरस्कार, जो उनकी काव्य यात्रा का एक बहुत ही अहम मील का पत्थर था। जो सबसे बड़े आलोचक थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने गुप्त जी को एक नाम दिया, सामंजस्यवादी कवि। अब इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा कवि जो अपनी कविताओं में पुरानी और नई बातों, आदर्श और सच्चाई और अलग अलग कल्चरल वैल्यूज के बीच एक कमाल का बैलेंस, एक सामंजस्य बनाता है। और सोचिए, इतने सारे टाइटल्स, इतने सम्मान के बाद भी वो खुद को क्या कहते थे? कौटुंबिक कवि मात्र, यानी मैं तो बस एक परिवार का कवि हूं। ये उस राष्ट्र कवि की सादगी थी जो बताती है कि वो अपनी जड़ों से कितना गहरे जुड़े हुए थे। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आज के जमाने में मैथिली शरण गुप्त क्यों जरूरी हैं? उनकी विरासत से आज क्या सीखा जा सकता है? तो उनका जो मुख्य योगदान है वो क्या है? सबसे पहले उन्होंने अपनी कविताओं से राष्ट्रीय चेतना जगाई। दूसरा, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया। तीसरा, बड़ी बड़ी कहानियों में आम इंसान के दिल की बात कही। और हाँ, हरि गीतिका छंद के तो वो इतने बड़े मास्टर थे कि उन्हें द्विवेदी युग का बादशाह तक कहा जाने लगा।